तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग ये जानना चाहता था कि ओल्ड घोस्ट जान और सेवन कलर डाओइस्ट ये बैटल करवा क्यों रहे हैं, उन्हें चाहिए क्या चीज। अब आगे इधर वांगलिंग के बीच में 1 लाख से ज्यादा खोपड़ियां इकट्ठा हो चुकी थी। लाइफ और डेथ फॉर्मेशन ये तो पूरा हो चुका था, कर्मा फॉर्मेशन टूट चुका था, तो वांगलिंग एक दूसरा कर्मा फॉर्मेशन बना रहा था। तो 50,000 खोपड़ियों की मदद से ये कर्मा फॉर्मेशन को बना देता है। फिर बोलता है कि आँख खुला तो ट्रू है, आँख बंद तो फॉल्स है। और ट्रू और फॉल्स टाउ को भी उसके थ्रू ट्रू और फॉल्स फॉर्मेशन को भी यह बनाता है, जो बची हुई 50,000 खोपड़ियाँ थी। तो एक तीसरा वर्टेक्स बनता है। ये वर्टेक्स कभी गायब हो जाता तो कभी दिखता था, और इसके रोटेशन से अलग प्रकार का साउंड प्रोड्यूस हो रहा था। अब वांगलिंग तीनों को ओवरलैप करने लगता है, यानी लाइफ डेथ, ट्रू फॉल्स और कर्मा को। अब वांगलिंग को 10,000 इसके साथ ही कल्टिवेटर्स का ओरिजिन सोल चाहिए था, ताकि जो फॉर्मेशन स्पिरिट बने, तो ये जो 3 पहिए बने ये हेवेंस को काउंटर कर पाए, और फिर इसकी मदद से यहाँ पर जो भी आउटर रियल्म कल्टिवेटर्स है उन्हें ये मार पाएगा, और ये फुल स्ट्रेंथ पे काम कर पाएंगे। और जैसे ही बोलता है, 10,000 जो इनर रियल्म कल्टिवेटर्स थे वो चुपचाप बैठ जाते, उनके ओरिजिन सोल्स बाहर निकलते और तीनों व्हील्स में मर्ज होने लगते हैं। तीनों जो व्हील्स थे वो फ्यूज होकर काफी बड़ा सा बन जाते हैं, और जब ये रोटेट कर रहे थे तो हेवेंस को काउंटर कर रहे थे एक अलग प्रकार का ये ऑरा था, जो कि वांगलिंग का सेल्फ क्रिएटेड स्पेल में सबसे खतरनाक स्पेल था। और ये 10,000 स्पिरिट सोल्स ये इसके इस फॉर्मेशन के एक तरह से फॉर्मेशन स्पिरिट्स बन चुके थे। और जब ये एक रोटेशन लेता है तो 30% से ज़्यादा भी जो आउटर रियल्म के कल्टिवेटर्स यहाँ पर थे वो मारे जाते हैं। लेकिन जो 10,000 ओरिजिन सोल्स जो इसे घुमा रहे थे, जो अपनी ऑरा दे रहे थे सोल के थ्रू, उनका भी स्ट्रेंथ कम हो जाता है। लेकिन इस समय बाकी भी जो इनर रियल्म कल्टिवेटर्स थे, इवन मूविंग में जैसे लोग, वो बैठ के अपने ओरिजिन सोल से व्हील को फिर से घुमाते, मतलब व्हील को रोटेट कराना, यानी कि हेवेंस के विरुद्ध जाना। फिर से 30% से ज़्यादा कल्टिवेटर मारे जाते हैं आउटर रियल्म के, और इनके खून तो मतलब नदियों की तरह बह रहे थे। बाकी जो बचे कुचे आउटर रियल्म कल्टिवेटर्स थे उनकी फटने लगती है, और ये अलग अलग डायरेक्शंस में भागने लगते हैं। इवन जो 2 आर्केन वॉइड कल्टिवेटर्स बचे थे, जो कि किंगलिंग और बाकी लोगों से बैटल कर रहे थे, वो भी अब भागने को देखते हैं। अब तीसरे बार घुमाना व्हील को बहुत मुश्किल था, क्योंकि सभी लोगों की ऑरा कमजोर पड़ चुकी थी। किंगलिंग बैठ जाते हैं और उनका ओरिजिन सोल व्हील को घुमाने को देखता, और भाई ये थे तो बहुत पावरफुल, क्योंकि थर्ड स्टेप कल्टिवेटर है। होंगशान और वुमेन इन पर्पल भी इस दौरान अपने ओरिजिन सोल से इन्हें सपोर्ट करते हैं। किंगशुई भी अपनी इंजरीज को इग्नोर करके अपने ओरिजिन सोल से उस व्हील को घुमाने को देखते हैं। और फाइनली इन चारों की मदद से व्हील तीसरी बार धीरे धीरे रोटेट करता है, और इस समय तो इसके रोटेशन से स्पेस कोलैप्स करने लगते हैं। जो भी आउटर रियल्म के कल्टिवेटर्स दूर भाग चुके थे वो भी कोलैप्स कर जाते हैं। अब व्हील घूमते घूमते चौथा राउंड हल्का हल्का ले रहा था, और वांगलिंग भी अपने ओरिजिन सोल को यूज करके व्हील को पुश करता है, और व्हील चौथा टर्न कंप्लीट करता है। और इसके रोटेशन की वजह से जो स्टार सिस्टम था उसमें एक अलग साउंड आने लगता है, एक अलग फोर्स, जिसमें वांगलिंग का ओरिजिन सोल जितने भी इनर रियल्म कल्टिवेटर्स थे उनके ओरिजिन सोल से मानो फ्यूज हो जाता है। तो जो भी आउटर रियल्म कल्टिवेटर्स थे ऑल हेवन में वो कोलैप्स कर जाते हैं। इवन वो जो ओल्ड वुमेन थी, यानी वो थर्ड स्टेप वाली थी शायद, उसका भी सोल डिस्ट्रॉय हो जाता है। और आखिरी इंपीरियल कॉन्कुबाइन वो थोड़ी आगे निकल चुकी थी, तो जैसे ही व्हील का ऑरा पहुंचता है ये स्पेस में होल कर देती है, काफ़ी दूर निकल चुकी थी, और उसमें एंटर कर जाती है। अब जो भी सोल्स थे वो अपनी अपनी बॉडीज में वापस आते, सीरियसली इंजर्ड थे, ब्लड वॉमिट करते। और वांगलिंग अब खड़ा होता है और सभी को बोलता है कि 3 साल। ये एम्पर फर्नेस को लेता है, इसेंस व्हील को लेता है और दूर निकल जाता है। बोलता है कि 3 साल का समय तुम लोग रिकवर करो, मैं गार्ड करता हूँ सभी को। तो फिलहाल चारों स्टार सिस्टम में जो भी आउटर रियल्म कल्टिवेटर्स थे वो मारे जा चुके थे व्हील की वजह से, और जो भी इनर रियल्म के कल्टिवेटर्स थे उनके सोल पावर की मदद से। बस जो कोई बचा था वो आखिरी इंपीरियल कॉन्कुबाइन बच गई थी। एक और थी जो नहीं मरी थी, वो थी युनलुओ। क्योंकि जब वांगलिंग ने सॉवरिन पे अटैक किया था एरो से, तो इसके पास एक लाइफ सेविंग जेड था जो इसके टीचर ने दिया था, तो उसे उसने क्रश करके यहाँ से निकल गई थी। और इसने आज तक इस जेड को कभी यूज़ नहीं किया था, क्योंकि इसे एक ही बार यूज़ किया जा सकता था, और इसे यूज़ करना पड़ गया था। इवन जब इसका अवतार मरा था तो भी इसने यूज़ नहीं किया था। इधर वांगलिंग की जो औरत थी वो अनस्टेबल हो चुकी थी, काफ़ी सीरियस इंजरीज थी। इसने एक इम्पीरियल कॉन्कुबाइन को भी मार दिया था, लेकिन नाम पता ही नहीं था और कौन सी रैंकिंग थी उसकी। और एक और इम्पीरियल कॉन्कुबाइन को इसने सेलेस्टियल एम्पर फर्नेस में सप्रेस करके रखा था, उस ओल्ड मैन इन ब्लैक के साथ। अब इधर वांगलिंग जैसे ही इधर से निकलता है, सेटूनान और बाकी लोग आ जाते। वो थोड़े लेट हो चुके थे, इस बैटल में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाते। वांगलिंग जल्दी में इसलिए निकलता है क्योंकि जरूरी था इस इनर रियल्म को गार्ड करना। बट वांगलिंग का अपना अलग आइडिया था, इसका अपना अलग प्लान था,
तो ये जो थ्री एसेंस व्हील थे उसे स्टार सिस्टम में आगे बढ़ाता है। मूविंग में इसे देख रही थी जाते हुए, थोड़ी कंफ्यूज थी। और फिर इसे याद आता है कि वांगलिंग ने क्या बोला था कि मेरी वुमेन नहीं लेकिन मेरे बच्चे की माँ है। और शायद इसका जो कन्फ्यूजन थे वो गायब हो जाते हैं। और फिर ये वांगलिंग के पीछे पीछे आने लगती। किंग शुई ये अपनी आंखें खोलते, वुमेन इन पिंक की तरफ देखते जो कि वांगलिंग को जाते हुए देख रही थी, और ये कहते कि तुम उसे जानती हो, सही है ना? वुमेन इन पिंक किंग शुई की तरफ देखकर हाँ में सर हिलाती है। ये बताते हैं कि वो बंदा बहुत लोनली रहा है, तुम्हें जाना है तो जा सकती हो, क्योंकि कभी कभी जब हम हिचक करते हैं तो चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाती है। अब फिलहाल वुमेन इन पिंक इनसे पूछती है कि आपने मुझे बचाया क्यों। किंग शुई कुछ बोलते नहीं कि, और फिर सोचते हैं कि यार कभी कभी शायद हम कह नहीं पाते। अब जब ये जवाब नहीं देते तो फिर ये लड़की आगे निकल जाती है। और फिर किंगलिन को दिखाया जाता है जो कि इस समय वांगलिंग की तरफ देख रहे थे और सोचते हैं कि टीचर ने उस समय मुझसे कहा था, लेकिन मैंने मुंह मोड़ लिया। मतलब वो चीज़ को फेस नहीं किया, लेकिन ये वांगलिंग ये चीज़ों को फेस करता है, ये डरता नहीं है। अब इधर ये दोनों तो आगे बढ़ ही रही थी, जीजी फैंग भी इन्हें फॉलो करती है। फिलहाल 5 लाख कल्टिवेटर्स थे पहले इनर रियल में जो पार्टिसिपेट किए थे बैटल में, अभी बस 50,000 बचे थे। थर्ड स्टेप कल्टिवेटर्स के लिए भी थोड़ा मुश्किल था क्योंकि जॉस फ्लेम तो है ही नहीं इनर रियल में, तो वो इतना ईजिली रिकवर नहीं कर सकते। और जो प्लैनेट फॉर्मेशन था उसमें बस 19 प्लैनेट बचे थे, तो ये 50,000 कल्टिवेटर यहीं पर खुद को हील करते हैं। और सिटुनान वगैरह की टीम इन्हें गार्ड करती है, मतलब ध्यान देती है, पेल्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं। उधर वांगलिंग जिधर पड़ा था उधर एक चौथी लेडी भी आगे निकलती है। ये थी आर्केन वॉइड कल्टिवेटर समन रिवर, वही वुमेन इन पर्पल। इसके बारे में कोई नहीं जानता था, इसे लोग काफ़ी मिस्टीरियस कहते हैं। 30 साल पहले इसकी छोटी बहन बैटल में मर गई थी, उसके बाद इसने कुछ बोला नहीं था। तो वांगलिंग जो व्हील थे उसे उधर लेके जा रहा था जो रियल्म सेलिंग फॉर्मेशन था जहां पर स्पेस होल हो चुका था, वहीं से सबसे बड़ा खतरा था। तो ये वहीं पर जाकर उस एरिया को गार्ड करेगा। अब आगे बढ़ते बढ़ते ये क्लाउड सी में एंटर करता है क्योंकि वो जो होल था वो क्लाउड सी से ही दिखता है। और यहीं पर पहला बैटल भी हुआ था। फॉग अभी भी था यहीं पर उस टाइम में। डाविस्ट स्कैटर स्पिरिट, सॉरी डाविस्ट वाटर से इसका बैटल हुआ था जिसमें उसने उसको मारा भी था। अब वांगलिंग अपने डिवाइन सेंस को रियल्म सेलिंग फॉर्मेशन की तरफ बढ़ाता है। उसके अंदर अभी भी फॉर्मेशन स्पिरिट्स जिंदा थे, लेकिन वो बहुत वीक हो चुके थे और शायद धीरे धीरे वो गायब भी हो रहे थे। अब वांगलिंग देखता है कि इसके पीछे लोग तो आ रहे थे, लेकिन जो पर्पल औरत थी जो सबसे बाद में आई थी वो सबसे पहले इसके पास पहुंचती है क्योंकि वो आर्क एंड वाइट कल्टिवेटर है, समन रिवर वाली। और भाई सभी को इम्पीरियल कॉन्कोबाइन के बारे में जानना था, तो अब यहाँ पर उसकी स्टोरी आ चुकी है। तो दिखने में सुंदर थी, हालांकि मूविंग में से नहीं, फिर भी बहुत सुंदर थी। और फाइनली वुमेन इन पर्पल बोलती है जिक्सिया। तो वांगलिंग कैलकुलेट करता है माइंड में कि कहीं ये लाइटनिंग सेलेस्टियल रियल्म की सेलेस्टियल एम्परर जिक्सिया तो नहीं है, और इसे थोड़ा रेस्पेक्ट देता है। ये तुरंत ही बोलती है कि मुझे वो सेलेस्टियल इंपीरियल कॉन्कुबाइन जो तुमने सील किया है मुझे सौंप दो। वांगलिंग शांत था, अब इसे ऐसे शब्दों से सुनकर इसका कोल्डनेस बढ़ता है और ये बोलता है कि सेलेस्टियल इंपीरियल कॉन्कुबाइन में तुम्हारी रैंकिंग क्या है। अब ये लेडी फाइनली थोड़ी देर सोच के बोलती है कि 8वीं कॉन्कुबाइन सेलेस्टियल सॉवरेन की जिक्सिया। अब वांगलिंग पूछता है जिससे मैंने मारा उसका रैंक क्या है। ये बताती है सेकंड कॉन्कुबाइन, और जिसे तुमने सील किया है वो 5वीं कॉन्कुबाइन है, जो भागी है वो 6वीं कॉन्कुबाइन थी। वांगलिंग अब सोचता है कि लगभग ज़्यादातर इंपीरियल कॉन्कुबाइन से शायद ये मिल चुका है। जैसे चौथी कॉन्कुबाइन जो है जो टाउसेन को कंट्रोल कर रही थी, जिसे वांगलिंग ने फिलहाल एंशिएंट टॉम में सील कर दिया है। फिर तीसरी कॉन्कुबाइन वो थी जिसे वांगलिंग ने एंशिएंट टॉम से जाने दिया था क्योंकि उसने वॉर में भाग भी नहीं लिया वहां से आज़ाद होने के बाद भी। सेकंड कॉन्कुबाइन वो आउटर गन से ज़्यादा कनेक्टेड थी, सॉवरिन के साथ मिल करके कुछ बैटल में भाग लेती थी लेकिन मर चुकी है। तो दो कॉन्कुबाइन ऐसी थी जिससे वांगलिंग मिला नहीं है, एक पहली और 7वीं। फिर इसे याद आता है कि जब ये क्लाउड सी से उस बीस्ट वाले होल में गया था तो वहां पर जिस लेडी से मिला था शायद वो भी सेलेस्टियल इंपीरियल कॉन्कुबाइन हो सकती है। फिलहाल जिक्सिया बोलती है कि जो फिफ्थ सिस्टर को तुमने सील किया है वो उससे मेरे बहुत काम हो सकते हैं, मुझे दे दो। वांगलिंग अब इसे देने ही वाला था पर तभी ये सोचता है, और ये वुमेन इन पर्पल भी बोल पड़ती है कि तुम एक काम कर सकते हो, जितनी भी कॉन्कुबाइन्स है सभी को कैप्चर कर लो और मेरे पास लाओ। मेरे पास अच्छा इस्तेमाल है, मतलब उनका अच्छा यूज़ कर सकती हो। और तुम इस जगह को गार्ड करना छोड़ो क्योंकि सेलेस्टियल्स। और इसका टोन काफ़ी कमांडिंग था, तो वांगलिंग का कोल्डनेस सा पड़ता है और ये बोलता है हो गया, बहुत हो गया। अब ये जिक्सिया बोलते नॉनसेंस, तुम मेरे से ऐसा बात कैसे कर सकते हो, सेलेस्टियल सॉवरेन को जागने दो, तुम्हें भी तो अच्छे फॉर्च्यून चाहिए ना उनके थ्रू, और मैं बता दूंगी उन्हें कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। वांगलिंग चौंक जाता है और हंसने लगता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ कि तुम्हारे सेलेस्टियल सॉवरेन खुश हो जाएंगे जब वो जागेंगे तो। अब जिक्सिया भी हैरान हो जाती है और इसे लगता है कि शायद मैंने जो सोचा था ये बंदा वैसा नहीं है।
इसे ये लगता है कि वांगलिंग शायद वो लॉर्ड ऑफ द जो सील्ड रियल्म है उनका डिसाइपल है और अगला लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म बना है। लेकिन वांगलिंग कैसी उसे बता देती है कि नहीं वैसा कुछ नहीं है। अब ये बताती है कि प्रीवियस लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म में तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा मकसद क्या है, मतलब वो सेलेस्टियल सॉवरेन को जिंदा करना चाहते थे, जगाना चाहते थे। बट वांगलिंग बोलता है जिक्सिया से, इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट, 7 डाओ सेक्ट, मुझे सब पता है। और अगर इसने इनर रियल्म के लिए इतना किया नहीं होता क्योंकि बैटल भी लड़ी थी इसने, तो वांगलिंग से कब का फेंक चुका होता। अब जिक्सिया को जब समझ में आता तो ये पीछे हटती है कि तुम्हें सब चीज़ पता है। वांगलिंग इससे बोलता है कि यहाँ से जाओ और सामने मत आना। अब ये लेडी दूर जाने के बाद पूछती है कि तुम्हें सब पता है तो तुम क्यों ना मेरे साथ मिल जाओ, हम सेलेस्टियल सॉवरेन को जगा सकते हैं, तुम्हें फॉर्च्यून भी अच्छा मिल जाएगा। क्योंकि सेलेस्टियल सॉवरेन इवन इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट में भी पावरफुल माने जाते हैं, वो तुम्हें अपना डिसाइपल बना सकते हैं। अब वांगलिंग बोलता है कि क्या सेलेस्टियल सॉवरेन और उनके डाओ पार्टनर 9 सन्स के बराबर है? मजाक मत करो, तुम्हारा 7 डाओ सेक्ट एक बहुत छोटा सा सेक्ट है। जिक्सिया हैरान हो जाती है कि तुम्हें 9 सन्स के बारे में भी पता है। और वांगलिंग बोलता है निकलो अब, मैं तुम्हें इसलिए भी मार देता कि क्योंकि तुम 7 डाओ सेक्ट की मेंबर हो, लेकिन तुमने हेल्प जो किया है उसके लिए मैं बस रुक रहा हूँ। तो पर्पल लेडी यहाँ से निकल जाती है। और वांगलिंग बोलता है कि 7 डाओ सेक्ट का ये जो 7 कलर्ड सॉवरेन है, सेलेस्टियल सॉवरेन, इसे तो मैं मार देता, लेकिन अगर वो मर गया तो केव का कोई मास्टर नहीं होगा, बस मुझे हेवनली डाओ को ढूंढना पड़ेगा। फिर मैं यहाँ के लोगों को इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पे भी ले जा सकता हूँ। फिलहाल वांगलिंग उस रियल्म सेलिंग फॉर्मेशन पे फोकस करता है जो कि धीरे धीरे खत्म हो रहा था। और फिलहाल ये बैठकर यहाँ के वर्ल्ड की जो औरत थी उसे एब्जॉर्ब करता है और ओरिजिन एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी फ्लैश इसको रिकवर कर रहा था और कर्मा के थ्रू इसेंसेस एब्जॉर्ब कर रहा था ताकि वो भी हील हो पाए। क्योंकि कल्टीवेटर्स को इसेंस के थ्रू ही हील किया जा सकता है, क्योंकि जितना पावर वो यूज़ करते हैं इसेंस से ही यूज़ करते हैं। थोड़े घंटों बाद वांगलिंग अब इसके बॉडी से अलग प्रेशर निकल रहा था और ये बोलता है क्योंकि रियल फॉर्मेशन तो मर चुका है तो मैं इसे पूरी तरह से ही ख़त्म कर देता हूँ, तो फिर मैं उसके बाद एक नया फॉर्मेशन बनाऊंगा। बाकी लोगों को जॉस फिल्म चाहिए रहता है, इन रियल में कमी है और वांगलिंग को उसकी ज़रूरत नहीं है। वांगलिंग को इसेंसेस की ज़रूरत रहती है क्योंकि इसने अपनी कॉम्प्रिहेंशन से इसे पूरा किया था। तो अगर किसी के भी इसेंसेस को ये एब्जॉर्ब करेगा तो इसका पावर लेवल बढ़ता जाएगा। और तो इसके पास जॉस फ्लेम नहीं है तो जॉस फ्लेम रियल भी नहीं है। 7 कलर्ड सॉवरेन उन्होंने भी एक अलग पाथ लिया था। जैसा बाकी लोगों के लिए जॉस फ्लेम पॉइजनस है, उन्हें पता नहीं चलता है, लेकिन उनके लिए नहीं था, आई गेस हेवनली डाओ की वजह से। बट वांगलिंग का पाथ सबसे कठिन था। हाँ, एक चीज़ और है कि अगर कोई थर्ड स्टेप में पहुंच जाता है तो उसके लिए असंभव के जैसा हो जाता है अलग से सेंस बनाना। लेकिन वांगलिंग के लिए ये मुश्किल नहीं था। वो इसके पास 6 सेंसेस है, लेकिन 7वां 8वां 9वां इवन 10वां सेंस भी ये बना सकता है। और क्योंकि इसने जॉस फ्लेम के थ्रू सेंसेस नहीं बनाए तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो यानी अगर वांगलिंग एक नया सेंस प्राप्त करता है तो इसका पावर लेवल स्पिरिट वॉइड के लेट फेज में पहुंच जाएगा। 8वां प्राप्त करेगा तो ये स्पिरिट वॉइड के पीक पर होगा। 9 सेंसेस के थ्रू ये आर्केन वॉइड पे पहुंच सकता है। फिर 9 को फ्यूज कर देगा तो ये फिर वॉइड पावर लेवल पे जा सकता है जो कि इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट में भी पावरफुल लोग माने जाते हैं। और उस समय कुछ कैलामिटी आती है जिसे वॉइड टर्बुलेंट कहा जाता है। फिर ये इसका लेवल बढ़ता जाएगा जिसे कि हम आर्केन टर्बुलेंट भी कहते हैं। उसके बाद ही बंदा वॉइड टर्बुलेंट लेवल पे पहुंचता है, यानी आर्केन वॉइड में 9 स्टेजेस हैं। फिर आप वॉइड टर्बुलेंट, इवन सॉवरिन जैसा बंदा भी आर्केन वॉइड के बस 3 टर्बुलेंट को ही झेला है, यानी 3 रिट्रीब्यूशन भी आप बोल सकते हो। चौथे की हिम्मत इसके अंदर भी नहीं है। डाउ मास्टर ब्लू ड्रीम वो आर्केन वॉइड के पीक पर है और उन्होंने एक भी टर्बुलेंट नहीं झेला है। वो मरने से नहीं डरते, कुछ उनके काम बाकी हैं जिसकी वजह से, नहीं तो वो शायद सबसे टैलेंटेड इंसान थे और सबसे टॉप लेवल पे रहते इवन सॉवरिन से भी। और सबसे टैलेंटेड इंसान अगर उसकी बात किया जाए तो वो है ओल्ड घुसान। वो अपने 5वें टर्बुलेंट में फेल हो गए थे और उन्हें मर जाना चाहिए था, लेकिन उसी समय सॉवरिन को एक चीज़ का पता नहीं था कि ओल्ड घुसान को एक अच्छा फॉर्चून मिल गया था, किस्मत, जिसकी वजह से वो उसमें फेल नहीं होते और वो 8 टर्बुलेंट को झेल पाते हैं। 9वां बस उनका बचा था। तो जो वॉइड टर्बुलेंट स्टेज में पहुंच जाते हैं उन्हें ग्रैंड एग्जॉल्ट्स कहा जाता है। उसके बाद आता है ट्रैम्पलिंग, मतलब ये थर्ड स्टेज का पीक है वॉइड टर्बुलेंट। और 7 कलर्ड सॉवरिन जो थे सेलेस्टियल सॉवरिन वो वॉइड टर्बुलेंट एक्सॉल्ट थे। इनका पावर लेवल वॉइड टर्बुलेंट के पीक पर नहीं था बल्कि उसके मिड फेज में था, जिसके वजह से भी फिर भी इनका थोड़ा नाम था और ये अपना सेक्ट बना पाए थे। वांगलिंग को ये सब चीज़ों का नहीं पता था। फिलहाल ये रियल्म सेलिंग फॉर्मेशन की तरफ बढ़ता है और जैसे टच करता है फॉर्मेशन चमकता है, लेकिन पहले के जैसा नहीं। अब फॉर्मेशन तो पूरे चारों स्टार सिस्टम को घिरे हुए था तो सभी लोग देख पा रहे थे और वांगलिंग चाहता था कि ये पूरी तरह से एक्टिवेट हो ताकि इसे खत्म किया जा सके। और वांगलिंग बोलता है कि तुमने इनर और आउटर रियल्म को लंबे समय तक सील किया था और तुमने कहीं ना कहीं इनर रियल्म की रक्षा की थी, तो मैं तुम्हें नमन करता हूँ। लेकिन फिर ये बोलता है कि लेकिन तुम्हारी वजह से ही थर्ड स्टेप कल्टीवेटर इनर रियल्म में कम है क्योंकि पावर का बैलेंस सही नहीं है। और वांगलिंग अपने राइट हैंड को इस पर बढ़ाता है, कर्मा प्रिंट प्रकट होता है और फिर ये इसे खींचने लगता है।
स्पिरिट्स को निकालने लगता है। सबसे पहले थंडर पावर को निकालता है। ये था स्कैटर्ड थंडर क्लैन का एक ट्रेजर, और ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। फॉर्मेशन में क्रैक्स आने लगते हैं और वांगलिंग बोलता है कि तुम्हें तो अब डिस्ट्रॉय होना पड़ेगा। अब मैं एक ऐसा फॉर्मेशन बनाऊंगा जो केवल इनर रियल्म के लिए एग्जिस्ट करेगा। और वांगलिंग कोई टेक्निक यूज करता है, 6 कर्मास, 6 क्लेंच फिस्ट। अब फॉर्मेशन स्पिरिट, जो पूरा फॉर्मेशन था वो चमकने लगता है रेड लाइट के थ्रू। अब उसमें जो अलग अलग ट्रेजर्स थे जैसे कि 900 मीटर मेज, वो प्रकट होता है। वांगलिंग पर अटैक करना चाहता था लेकिन आते आते फिर गायब हो जाता है। इसने बहुत सारे लोगों को पहले मारा भी था, इनर और आउटर रियल्म कल्टिवेटर्स को, जब वो बैटल कर रहे थे। फिर एक गोल्डन लाइट शील्ड प्रकट होता है, गोल्डन ब्लेड, लेकिन जैसे बाहर निकलते थे खत्म हो जाते थे। धीरे धीरे 7 जो फॉर्मेशन स्पिरिट्स थे 9 में से वो खत्म हो चुके थे। वांगलिंग शांत था, देख रहा था। धीरे धीरे रियल्म सेलिंग फॉर्मेशंस लेयर दर लेयर कोलैप्स कर रहा था। वांगलिंग जानता था 8वां जो ट्रेजर है वो है इसके क्लैन का होली ट्रेजर, हेवन स्प्लिटिंग एक्स। ये बोलता है क्या तुम मेरे पास लौटना चाहोगे या फॉर्मेशन के साथ डिस्ट्रॉय होना चाहोगे? मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। जैसे बाकी डिस्ट्रॉय हो चुके थे, अब 8वां फॉर्मेशन स्पिरिट यानी एक्स प्रकट होता है। उसमें से बाहर निकलता है खतरनाक डेंस गॉड ऑरा थी, एंशिएंट गॉड ऑरा। अब जब ये कुल्हाड़ी प्रकट होती है एक्स, तो इसके आसपास बहुत सारे सोल्स दिखते हैं, मतलब जिसको इसने मारा होगा इस कुल्हाड़ी ने। अब वांगलिंग भी देखना चाहता था क्या ये मुझे अपना मास्टर मानेगा या खुद को खत्म कर लेगा। 15 मिनट और बीत जाते हैं, कुल्हाड़ी एकदम शांत था। और वांगलिंग देखता है कि ये लगता है इसे फॉलो नहीं करना चाहता, तो ये बोलता है ठीक है फिर कोलैप्स ही कर जाओ। अब हेवन स्प्लिटिंग एक्स वांगलिंग पर अटैक कर देता है और वांगलिंग बोलता है तुम एक नॉर्मल रॉयल एंशिएंट गॉड ट्रेजर हो और मुझे हर्ट करना चाहते हो। वांगलिंग की बॉडी 10,000 फीट से बड़ी हो जाती है और बदले में वांगलिंग इस पर एक पंच मारता है। रियल्म सीलिंग फॉर्मेशन और कोलैप्स करने लगता है और वांगलिंग के पंच की वजह से स्प्लिटिंग एक्स पीछे चला जाता है, लेकिन वांगलिंग भी बदले में कुछ फीट पीछे आता है। कुल्हाड़ी जब इसके हाथ को टच किया था तो थोड़ा सा मुक्के में क्रैक आया था। अब वांगलिंग ब्लडी स्वॉर्ड निकालता है और फिर से हेवन स्प्लिटिंग एक्स पर अटैक करता है। दोनों खतरनाक ट्रेजर्स थे, लेकिन दोनों में ब्लडी स्वॉर्ड ज्यादा खतरनाक था। कुल्हाड़ी भी अच्छा था लेकिन उससे कोई मास्टर नहीं चला रहा था, प्रॉब्लम इतना ही था। और धीरे धीरे ये कुल्हाड़ी अनस्टेबल होने लगती है। वांगलिंग फिर से बोलता है कि मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ, अपने मास्टर को चूज करो। अब जब कुल्हाड़ी पीछे जाता है वांगलिंग की ब्लडी स्वॉर्ड के अटैक की वजह से, तो स्पेस में एक होल हो जाता है। फिलहाल ये ब्लडी स्वॉर्ड को अंदर रखता है, हाथ को आगे बढ़ाता है। एंशिएंट गॉड पावर से इसके बॉडी से निकलते हैं और कुल्हाड़ी को ये पकड़ लेता है। कुल्हाड़ी कितना भी स्ट्रगल करता है, छूट नहीं पा रहा था। और कुल्हाड़ी के ऊपर में एक एंशिएंट गॉड का शैडो दिखता है जो कि दहाड़ मार रहा था। चेहरा देखना मुश्किल था कि कौन था, मानो वांगलिंग को डिवोर करना चाहता था। मतलब बोल सकते हो कि हेवन स्प्लिटिंग एक्स का वो ट्रेजर स्पिरिट था। वांगलिंग देखता है कि तुम मुझ पे अटैक करोगे, मैं रॉयल एंशिएंट गॉड हूँ, एंशिएंट वन यानी एंशिएंट ऑर्डर का इनहेरिटर भी हूँ। अब वांगलिंग के पीछे में एंशिएंट हेड प्रकट होता है, वो भी दहाड़ मारता है। वो जो शैडो बना था ट्रेजर स्पिरिट, वो अब समझ जाता है, वो तुरंत ही मुंडी नीचे कर लेता है। हेवन स्प्लिटिंग एक्स भी अब शांत हो जाता है और वांगलिंग इस पर अपना एक ब्लडी मार्क लगा देता है, तो हेवन स्प्लिटिंग एक्स के साथ ये फ्यूज हो जाता है। और वांगलिंग की जो स्टैचू बनाई गई थी प्लेनेट सुजाकू पर इस कुल्हाड़ी के साथ, अब एक तरह से वो सही भी हो चुकी थी। वांगलिंग अब इसका मास्टर बन भी चुका था, क्योंकि जब इसने पहला बैटल किया था आई गेस आउटर रिल्म के साथ, तो इसे कुल्हाड़ी से बहुतों को निपटाया था। हालांकि तब ये फोर्सफुली कंट्रोल कर रहा था, अब ये इसके कंट्रोल में था। तब ये इसे मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहा था, अब ये इसका मास्टर था। अब आखिरी स्पिरिट बचा था जो सबसे पावरफुल था, जिसमें लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म ने अपने भी जो बचे हुए ऑरास थी उसे मिक्स कर दिया था। और कहीं ना कहीं अब लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म भी खत्म हो चुके थे, तभी तो यहाँ पर होल हुआ था। तो फाइनल स्पिरिट का भी वाइटलिटी कमजोर था। अब वांगलिंग कर्मा प्रिंट यूज करता है, अब फिर आखिरी स्पिरिट को खींचने लगता है। फाइनली एक जेड बाहर निकलता है जो कि टूटा हुआ था। हालांकि इसमें क्रैक्स आ चुके थे, पर इस पर एक वर्ड लिखा हुआ था सेलेस्टियल। धीरे धीरे रियल्म सेलिंग फॉर्मेशन का जो लेयर था वो खत्म होने लगता है, क्योंकि आखिरी स्पिरिट को भी ये निकाल चुका था। और इस समय क्लाउड सी में जो मूविंग में लेडी इन पिंक और जीजी फेंग आगे बढ़ रहे थे, वो आसमान की तरफ देखते। वो जो नेट था, वो जो प्रोटेक्शन था, वो खत्म हो रहा था। फाइनली वो जेड पूरी तरह से धूल में बदल जाता है। रियल्म सेलिंग फॉर्मेशन खत्म हो चुका था। अब एक तरह से आउटर रियल्म कहीं से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि फॉर्मेशन जा चुका था। और जो एक मिस्टीरियस फोर्स था जो कि जॉस फ्लेम को इकट्ठा होने से रोकता था इनर रियल्म में, वो भी खत्म हो चुका था। जितने भी थर्ड स्टेप कल्टिवेटर्स थे इनर रियल्म वाले एक्साइटेड हो जाते। किंगलिन भी एक्सेप्शन नहीं था। और कहीं ना कहीं वांगलिंग का नाम अब मतलब लेने ही लायक था, क्योंकि रियल्म सेलिंग फॉर्मेशन को एकमात्र बंदे ने डिस्ट्रॉय किया था, वो था वांगलिंग। अब ये अंत तो नहीं था, वांगलिंग को एक नया फॉर्मेशन बनाना था। और ये वांगलिंग का पहला कदम था सेलेस्टियल सॉवरिन को मारने की तरफ, जो ये प्लान बना रहा था। वो सॉवरिन नहीं जिसको अभी इसने इंजर्ड किया, मेन जो है 7 कलर सॉवरिन। अब क्योंकि ये जो हलचल थी वो एंशिएंट स्टार सिस्टम यानी आउटर रियल में भी फैलता है, तो वहाँ के कल्टिवेटर्स हैरान थे। इवन कुछ जो थर्ड स्टेप कल्टिवेटर्स थे वो इस तरफ देखते भी हैं। और इस समय पूरे एंशिएंट स्टार सिस्टम की ओर फैलने लगती है बैलेंस करने के लिए।
वहाँ पर जो इनर रियल में ऑरा कम थे। और वांगलिंग बोलता है कि आज मैंने थंड रियल्म सीलिंग फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन मैं एक नया बनाऊँगा और इसका कोई नाम नहीं होगा। अब इसके जो 3 जायंट व्हील्स थे, ये इसे आगे बढ़ाता है। वो बड़े होने लगते हैं, फैलने लगते हैं। इनकी लेंथ बढ़ते जाती है। मतलब रियल्म सीलिंग फॉर्मेशन जितना एरिया कवर करता है, ये तीनों मिलके कवर कर लेते हैं। तीनों मतलब फ्यूज़ ही हो चुके थे, तो एक्सपैंड होते जाते हैं। और वांगलिंग बोलता भी है कि जितने भी ट्रेज़र डिस्ट्रॉय हुए, उनके स्पिरिट्स जो कि भटक रहे हो या वॉइड में फैल चुके हो, मैं तुम्हें पुकारता हूँ कि ताकि तुम इस फॉर्मेशन से जुड़ो और इसे और पावर दो। तो वांगलिंग की ऑरा अलग थी, वो हर एक जगह फैल सकती थी। तो बहुत सारे शैडोज अब इस तरफ, जैसे कि तलवार, बहुत सारे अलग अलग ट्रेजर्स, स्पिरिट इसमें आके मर्ज होने लगते हैं। तो व्हील की ऑरा और बढ़ते जाती है और व्हील का इंटेलिजेंस बढ़ता है, क्योंकि स्पिरिट्स अगर जुड़ते हैं तो ऐसा होता है। और वांगलिंग फिर जितने भी कल्टीवेशन प्लैनेट्स कोलैप्स हुए थे, ये उनके सोल्स को पुकारता है कि तुम भी आके मर जाओ और हमेशा के लिए फिर जीवित रहो फॉर्मेशन के थ्रू। बहुत सारे कल्टीवेशन प्लैनेट्स क्योंकि तबाह हुए थे, तो उनके सोल्स भी अब इसमें फ्यूज होने लगते हैं। इनर रियल्म के लोग इसे देखकर काफी एक्साइटेड थे। धीरे धीरे एक नया फॉर्मेशन बन रहा था, लेकिन ये फॉर्मेशन एक चीज नहीं कर रहा था। आउटर रियल्म की ओर अंदर आ रही थी, यानी कि जॉस फ्लेम पावर या जो भी पावर है वो हमेशा रहेगा। और फिर ये बोलता है आउटर रियल्म के जो भी लोग मरे थे, जिनके सोल्स थे यहाँ पर, कि मैं तुम्हें भी अंदर प्रवेश करने को बोलता हूँ। तुमने जो पाप किए हैं उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी। तो उनके सोल फ्रैगमेंट्स भी ये इसमें मर्ज कर देता है। हर एक जगह से, मतलब ऑल हेवन, ब्रिलियंट वॉइड या जहाँ भी थे, सब यहाँ पर आके मर्ज हो जाते हैं। और फिर इनर रियल्म के जो पावरफुल कल्टीवेटर्स मारे थे, ये बोलता है कि मैं आप लोगों को जगा रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि फॉर्मेशन स्पिरिट्स में आप भी अपने सोल से इसे और स्ट्रांग बने और लोग आपकी पूजा करते रहेंगे। अगर आपकी इच्छा है तो आप आ सकते हैं। तो जो भी पावरफुल लोग मरे थे, उनकी ऑराज भी इसमें मर्ज हो जाती है। जैसे कुछ पावरफुल लोग रहते हैं ना, जो रिनकारनेशन साइकिल में जाना नहीं चाहते, ये वैसे लोग थे। जैसे जो सबसे पहले पहुंचता, ये कोई एंशिएंट कल्टीवेटर था। सोल बहुत हल्का दिख रहा था, बहुत ही हल्का। वांगलिंग इन्हें रेस्पेक्ट देता है और फिलहाल ये सोल फॉर्मेशन स्पिरिट में मर्ज हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे आते हैं। फिलहाल ऑल हेवन में हमें मास्टर साउथ क्लाउड, सेटुनान और बाकी लोगों को दिखाया जाता है। वो आसमान की तरफ देख रहे थे और रेस्पेक्ट दे रहे थे। ये जो पावरफुल कल्टीवेटर्स इस समय फॉर्मेशन में मर्ज हो रहे थे। और इस समय ब्रिलियंट वॉइड में एक स्टार सिस्टम के अंदर ही ओल्ड गोज़दान को दिखाया जाता है और ये उन सोल्स को देख रहे थे जो मरे हुए थे। इन्हें तो उनका नाम याद था, क्योंकि ये तो सबसे पुराने आदमी है, जैसे लूकाई, ली डोंग, चांगी, कि तुम लोग भी जा रहे हो, तुम लोग भी मर चुके, बस मैं जिंदा हूँ। और इन्हें लगता है कि यार ये वॉर का जिम्मेदार कहीं ना कहीं उसमें मैं भी हूँ। हम साथ में बैटल को समाप्त करना चाहते थे, लेकिन देखो क्या हो चुका है। लेकिन मैं तुम लोगों को भी नहीं बता पाया, मुझे एक ऐसा सीक्रेट मिल गया था। मतलब केव वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा आप ओल्गोस जान को कह सकते हो। और इस बंदे के अंदर भी इमोशन तो था ही, अपने पुराने लोगों को जब ये देखता है। मानो ओल्गोस को कोई रोक रहा हो रेस्पेक्ट देने से, मतलब झुक के प्रणाम करने से। फिर भी ये ओल्गोसान बोलते हैं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं रोक सकते कि मैं इनके लिए बुरा ना फील करूँ। एक ऐसा पावर जो इनको अंदर से रोक रहा था, फिर भी ये इन सोल्स को रेस्पेक्ट देते हैं। लेकिन इसी समय समन रिवर में एक मेटीराइट या उल्कापिंड जो भी बोलो, जिसे वांगलिंग भी नोटिस करता अपने डिवाइन सेंस से। इवन ऑल सीर अपनी आंखें खोलते, ये इन सोल्स को देख रहे, जो कि हर एक स्टार सिस्टम से जाके इस फॉर्मेशन में मर्ज हो रहे थे। ये भी यानी ऑल सीर भी इन सोल्स को रेस्पेक्ट देते। और एक ऐसा बंदा था समन रिवर में जिसे ऑल सीर भी नोटिस नहीं कर पाते। ये वही यंग मैन है जो वांगलिंग के डिवाइन सेंस के समय उस स्पेस होल से बाहर निकला था। इसकी बॉडी ब्लरी थी, मतलब इसे देखना मुश्किल था। ये आंखें खोलता है, इसकी आंखों में गोल्डन लाइट चमकती है और ये बोलता है कि यार ये मरे हुए सोल्स को नमस्कार करके क्या ही मतलब है, ये लोग पिंजड़े में बंद हैं। मैं अभी तक उस चीज़ को ढूंढ नहीं पाया जो अंकल टीचर माँ ने बोला था। फिलहाल मेरे हिसाब से जो टाइम मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, अंकल टीचर माँ जागने ही वाले होंगे। ये 7 डाओ सेक्ट का जो केव वर्ल्ड है, ये इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। तो कमेंट में बताना है कि ये कब निकला था ये बंदा जो किसी अंकल टीचर माँ को ढूंढ रहा है। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।